दिस इज गोइंग टू बी मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट कि भारतीय जनता पार्टी को एक ब्राह्मण बनिया पार्टी यानी अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी के तौर पर हिंदुओं के मन में एक जिसको कहें कि विश्वास जगा कि कोई हमारी भी पार्टी है जो मुस्लिम अपीजमेंट से बाहर निकलकर बात करती है। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी नरेंद्र मोदी अमित शाह की को उत्तर प्रदेश को जीते बिना आप नहीं आ सकते। इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है वहां सब नेशनलिज्म नहीं है, कोई रीजनलिज्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे छोटे छोटे विनिंग कॉम्बो वाली पार्टीज को पकड़ा। नरेंद्र मोदी जब यहां आए तो एक कोशिश की गई कि अरे तो गुजराती आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, सब कैप्चर करने के लिए आ गए हैं। नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी है कि अयोध्या, काशी, प्रयाग, मथुरा इन सबको कल्चरल सेंटर के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, यानी जो हिंदू आइडेंटिटी है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के डिवाइड से थोड़ा अलग हो जाए, यूनाइट हो जाए। लगता है कि नरेंद्र मोदी ने वो डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व जो गुजरात था उसको यहाँ रिप्लिकेट किया है। 2012 में मोदी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जिसने ब्लॉगर्स की मीटिंग गांधीनगर में बुलाई थी, यानी उनको समझ में आ गया कि ये फ्यूचर है। राघवन जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको अगर ठीक लगेगा तो ये जो मेरी बातचीत हिंदी में हुई है इसको आप तमिल ट्रांसक्रिप्ट के साथ चलाइए। राजनेता उठाते हैं, वो डिवाइड करते हैं, भाषा के आधार पर भारत नहीं बढ़ता है। Namaste and a very warm welcome to the Nationalist Madrasi. This is Intellectual Exchange with me, Sridhar Maragwan. Today we are joined by a very senior journalist from Uttar Pradesh. He is Harshvardhan Tripathi. Namaste sir, thank you so much for joining with us. Thank you Raghavan. And sorry because I didn't know Hindi that much and so that this podcast couldn't go fully in Hindi as well. So I'll ask questions in English and you reply in Hindi. That is your This is going to be a multilingual podcast. You ask in English and I will reply in Hindi only. Achha sir. Because I am not comfortable in speaking in English that much. Got it, sir. Thank you so much, sir, for your wonderful time with us. Sir, let me start by asking you that how did BJP came to power in UP? Because UP is one such big state. We'll discuss about what are the castes which is powerful in UP and how powerful they are, how they determine the politics of that state in very detailed manner. Let me start by asking you that how did the BJP come to power in 2014 first of all, like that is winning the MP election. Then in 2017 they had a clear majority, and in 2022 also they had a very clear majority of winning over 275 seats as well. How did the BJP able to form the government in Uttar Pradesh, sir? राघवन, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने अपने इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए हमेशा से एक जिसको कहे ना कि एक फाउंडेशन जैसा रहा, केस स्टडी रही, और विशेष करके हिंदुत्व के लिहाज से, राम मंदिर के लिहाज से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी के लिहाज से कहें, विचारधारा के लिहाज से कहें, तो उनका जो शुरुआती आपको नारा ध्यान में हो, अयोध्या, मथुरा, काशी, इसकी बात वो करते थे। और राम मंदिर मूवमेंट को जब 90s में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल किया, जिसको पालमपुर अधिवेशन कहते हैं, वहां से जब शामिल किया तो बेसिकली वो एक हिंदू यूनाइटेड हिंदू एक वोट बैंक उसको क्रिएट करने की कोशिश की। और उत्तर प्रदेश में चूंकि बहुत फ्रैक्चर्ड था, बहुत सी कास्ट डिवाइड था, रीजन डिवाइड था, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सच ये है कि उसके अंदर अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। इसके बावजूद वहां का कोई सब नेशनलिज्म नहीं दिखता है, जैसे देश के दूसरे राज्यों में हो। जैसे आप तमिलनाडु से हैं तो तमिलनाडु की एक नेशनल सब आइडेंटिटी दिखती है, मराठी, गुजराती, तो ऐसी आपको आइडेंटिटी आपको उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। यहां भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हिंदू के नाम पर एक बड़ा एक जिसको हम कह सकते हैं ना कि एक अगर उनको हम अवेयर कर दें, उनको यूनाइट कर दें, तो एक साथ हम उनको आगे ले जा सकते हैं। अभी तक जो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि भारतीय जनता पार्टी को एक ब्राह्मण बनिया पार्टी यानी अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी के तौर पर देखा जाता था। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रयोग किए, वो 90s के दौरान ही हुए। और अगर आप उस वक्त राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेताओं में देखें तो उन सभी नेताओं में आप जो सबसे बड़ा नाम रहा, जिसको हम कहें कि सिंघल जी के बाद जो चेहरे के तौर पर दिखते थे, तो कल्याण सिंह लोध कम्युनिटी से आते थे, पिछड़ी जाति के नेता थे। और जिसको हम कहें कि अगर उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उससे सटे हुए मध्य प्रदेश में, क्योंकि यूपी एमपी का बॉर्डर एक साथ है और बुंदेलखंड में दोनों एक जगह जाते हैं, तो एक तरह से कहें कि जो पैन इंडिया ब्राह्मण बनिया डोमिनेटेड पार्टी से जो जिसको हम कहें कि ओबीसी डोमिनेटेड
पार्टी की तरफ बढ़ी तो उसमें कल्याण सिंह की बड़ी भूमिका रही, उमा भारती की बड़ी भूमिका रही। ये दोनों लोध समाज से आते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता विनय कटियार थे, अगर आपको याद हो। एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्मूथ तरीके से जो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन वहां से निकलकर उसको समझ में आया और जिसको लेकर संघ कहता रहा, पूरे देश में वो चलाता है कि अगर जब तक हम हिंदू यूनाइट नहीं कर पाएंगे, एक हिंदू नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इसको, देश को, जिसकी हम बात करते हैं कि जो संघ बात करता है बार बार कि हम एक ऐसा अखंड भारत देखते हो, तो हम कभी कर ही नहीं सकते। उस मॉडल को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश की, सरकार भी बनी, लेकिन उसके बाद जब बाबरी ढांचा गिरा तो सरकार चली गई, 4 राज्यों की सरकार चली गई। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के एजेंडे से पीछे नहीं हटना ठीक समझा। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि जो राम, और आज के संदर्भ में कहें तो चूंकि बहुत कुछ एंटी सनातन चल रहा है, तो सनातन और राम, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव क्रिएट किया, हिंदुओं के मन में एक, जिसको कहें कि विश्वास जगा कि कोई हमारी भी पार्टी है जो मुस्लिम अपीजमेंट से बाहर निकलकर बात करती है। और जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अलग अलग, जिसको हम कहते हैं ना कि रीजन्स में, अलग अलग कास्ट में, उन सबको एक साथ लाने में कामयाबी मिली। ये पहला चरण था। दूसरा चरण क्या था, जो शुरू हुआ 2007 और 2012, उत्तर प्रदेश ने मायावती और अखिलेश यादव को क्लियर मैंडेट दिया, एकदम बढ़िया फुल प्रूफ वाला। और जब वो उन्होंने मैंडेट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया कि देखिए, इस मैंडेट के बावजूद उतना नहीं कर पाए जितना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए करना चाहिए था। यहां के लोगों को बाहर जाके नौकरी करनी पड़ती है, यहां हम इंडस्ट्री में कहीं नहीं है, यहां जुर्म बहुत ज्यादा है, अपराध है, क्राइम सीन बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े माफिया हैं, कहीं भी कोई कब्जा कर लेता है, कहीं कोई सड़कें नहीं है, कहीं कोई हाईवे नहीं है, कोई एयरपोर्ट बड़े नहीं है, छोटे छोटे एयरपोर्ट थे। अभी आज जब उससे आगे हम आगे आते हुए देखते हैं, और 2014 का चुनाव जिसमें निस्संदेह अमित शाह ने जो कास्ट इक्वेशन बैठाया, वो मानना चाहिए कि एक गुजरात का आदमी, और अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि जब वो तड़ी पार थे, जब गुजरात से उनको इजाजत नहीं थी कि आप गुजरात जा सकते हैं, तो उस समय का उपयोग उन्होंने उत्तर प्रदेश को समझने में लगाया। यानी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी नरेंद्र मोदी अमित शाह की, उत्तर प्रदेश को जीते बिना आप नहीं आ सकते। 2014 में जब ये समझ में आया कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं, तो उन्होंने तय किया कि हम काशी से भी लड़ेंगे, तो वडोदरा और काशी। अब ये उस समय एक बहुत बड़ा दांव था, एक जिसको कहें कि आप अपने स्टेट से बाहर आ रहे थे, दूसरे स्टेट में आ रहे थे, और यहाँ एक रेजिस्टेंस था, एक तरह से कहें कि एक एंटी टाइप का माहौल बनाने की कोशिश होती थी। लेकिन चूंकि मैंने शुरुआत में कहा, और ये मैं चाहूंगा कि तमिलनाडु के लोग भी सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां सब नेशनलिज्म नहीं है, कोई रीजनलिज्म नहीं है। यानी अगर आप देश के किसी भी हिस्से से आए और वहां उत्तर प्रदेश में आप ये कहें, तो ऐसा संभव नहीं कि वो कहे कि नहीं। एक समय में उत्तर प्रदेश के जितने चीफ मिनिस्टर्स हुए, वो सब के सब उसके पहाड़ी वाले हिस्से के थे, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि कौन है। मुलायम सिंह और मायावती दोनों वेस्टर्न यूपी से थे, इटावा, सैफई और ग्रेटर नोएडा। उधर की बात करें तो अगर वीर बहादुर सिंह की बात करें तो गोरखपुर से थे, अब योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का समीकरण था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू, दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा कास्ट इक्वेशन, और जो सबसे बड़ी बात थी, जो नरेंद्र मोदी का डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व का मॉडल था, जिसको हम लोग गुजरात मॉडल के नाम से जानते हैं, एस्पिरेशंस दिखाई, लोगों को कहा कि तुम सबसे बड़े राज्य के लोग हो, लेकिन तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम्हें सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि तुम दूसरे राज्य में जाकर एक तरह से कहेंगे। और मुझे याद है, मैं 2007 का एक रोचक, आपको, हमारे एक मित्र थे 2007 में, वहां खुटहन एक असेंबली सीट है, विधानसभा सीट है जौनपुर में, वहां से वो चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी को वहां भाषण देने के लिए आना था, और चूंकि वो जब आ रहे थे तो उनकी एक आदत होती थी कि वो बात करते थे, तो उनके यहाँ से फोन आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वहां का क्या इक्वेशन है, क्या सारी चीजें हैं, तो मैंने उनको सब कुछ बताई। उस वक्त नरेंद्र मोदी का मुझे भाषण याद है, 2007, खुटहन असेंबली सीट, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा कि ये हमें देख के बहुत अच्छा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग गुजरात में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें तो ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, स्किल्ड मैन पावर मिलता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा समय भी आए कि देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग उत्तर प्रदेश में काम करने आए। आज 2 बार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद
ये स्थिति है कि देश के कई ऐसे शहर हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के शहर भी शामिल हैं, जहां लोग नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, रोजगार के लिए आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी मोर्चों पर एक साथ काम किया और इतने फ्रंट्स को एक तरह से कहेंगे मैनेज करते हुए वो वहां पहुंचे। Okay. Sir, like, how did they manage all these things? Because after 2017, like, there was anti-Romeo squad, which is there in UP as well. And, like, still today, there is a larger part of the Yadav section have been voting to the Samajwadi as well. And the Jatavs have been traditionally voting to the BSP, to Bahujan Samaj as well. And there is in last election they have slightly moved towards the BJP as such. But how did BJP manage to get all these equations? BJP was, as you said, Brahmin Baniya party. Matlab, how did they manage? Because like a larger part of Rajput section were towards the BJP as such. How did they manage to get all these things? Because in 2019 they won more than 50% of the seats, and they won around 63 seats, and the voting percentage was more than 50% in Uttar Pradesh. How did BJP manage to get votes from across the sections, sir? नहीं, मुझे लगता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड वोट थे। उसकी वजह से एक जिसको कहते हैं ना कि लिमिटेड थी, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और विशेष करके जो मंडल और कमंडल की लड़ाई थी, यानी जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स थी और जो कास्ट पॉलिटिक्स थी, इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जाके रुक जा रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा जो काम किया, जिसको हम ओबीसी चंक कहते हैं, यानी एक साथ हम 40-50% को जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई एक जाति है तो वो ब्राह्मण है, सबसे ज्यादा ब्राह्मण जाति के लोग हैं, और उसके बाद जो आते हैं वो जाटव आते हैं। जाटव और यादव लगभग एक बराबर है, 10% से कुछ कम है, और ब्राह्मण 10% से ज्यादा है। कोई 11 कहता है, कोई 13 कहता है, कोई 14 कहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो 40% का ओबीसी वोट बैंक है, इस ओबीसी वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि मुलायम सिंह यादव ने यादव कम्युनिटी के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया, यादवों में भी अपनी फैमिली के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया, और फैमिली में भी जो अपनी जो इनर सर्किल फैमिली की थी उसके अलावा कुछ नहीं किया। जो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, उसके बड़े हिस्से, पूर्वी हिस्से को पूर्वांचल पूरी तरह से अंडर डेवलप्ड रह गया, बुंदेलखंड पूरी तरह से अंडर डेवलप्ड रह गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ और सिर्फ इटावा सैफई के अलावा कहीं कोई लाइट नहीं थी। अब ये जो एक तरह से कहे कि डिवीजन है, बहुत क्लियर कट जो दिखता है, इसको भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही। अब उसके बाद ओबीसी में जो सब कास्ट निकलती हैं, जैसे आज की तारीख में हम ओम प्रकाश राजभर को देखते हैं, आज की तारीख में हम संजय निषाद को देखते हैं, आज की तारीख में ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे नेता देखते हैं। जो अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, ये इनके पिताजी एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करते थे, और सोनेलाल पटेल बड़े नेता थे। हमारे यहाँ वो इलाहाबाद में ही उन्होंने रैलियां बहुत की थी, और एक समय में अतीक अहमद के साथ मिलकर उन्होंने किया था। लेकिन उसको कोई लाभ इसलिए नहीं मिला कि वो वोट बैंक किसके साथ जुड़कर विनिंग कॉम्बो बनता, नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे छोटे छोटे विनिंग कॉम्बो वाली पार्टीज को पकड़ा, जो किसी एक संख्या के लिहाज से छोटे जातीय समूह को अपने साथ लेकर आए, और उनको ये कहा कि आखिर आपको आपका हिस्सा मिला क्या। ये ठीक वही पॉलिटिक्स थी जो लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि ओबीसी को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। जो देश के दूसरे राज्यों में कहा गया कि ओबीसी को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, देखिए सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट है, ये 15% है, 20% है, ये सब ले जा रहे हैं। अब ओबीसी में भी जो दूसरा बड़ा हिस्सा था, यानी नॉन यादव, नॉन जाटव, उसको कितना मिला? तो पासवान है, राजभर है, निषाद है, कुशवाहा है, कुर्मी है, जाट है, अलग अलग जिसको हम कहते हैं। तो उन सब की जो एस्पिरेशंस थी, उनके जो एम्बिशंस थे, उसको कैटर करके भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में लाने में कामयाब रही, और उस सब के लिए एक यूनिफायर का काम करता है, जो उनकी हिंदू आइडेंटिटी। और उसमें उन्होंने देखा कि राम मंदिर के आंदोलन के तौर पर भले ही उनकी गवर्नमेंट जाती नहीं, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, वो उसके साथ खड़े रहे। तो दोनों चीज थी, एक तो उनकी एस्पिरेशंस को देखा, उनको बताया कि हिस्सा नहीं मिला, दूसरा क्रेडिबिलिटी फैक्टर, जो पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से गायब हो रहा था। कोई भी नेता उसकी साख नहीं थी, आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, परसों कुछ कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। और चूंकि एक गुजरात मॉडल था, भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व वाला एक गुजरात मॉडल था। नरेंद्र मोदी बड़ी छोटी सी, उनकी जाति समूह तो बहुत छोटी, घाची तेली समाज से आते हैं, लेकिन सोचिए कि पटेल डोमिनेटेड गुजरात में वो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे।
केशुभाई पटेल की नाराजगी के बाद रहे, शंकर सिंह वघेला के निकलने के बाद रहे, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ये मैसेज गया कि ये हिंदू नेता है, एक हिंदू नेता के तौर पर। और अभी जब 2017 के बाद 2022 आया तो मोदी के साथ योगी जुड़ गया, तो एक तरह से कहें कि वैल्यू एडिशन हो गया। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को उसका साफ साफ असर दिख रहा था, और जो क्राइम खत्म हुआ, जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जो जिसको हम कहते हैं मॉडल के तौर पर, और काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या का मंदिर हो जो मथुरा में हुआ है, या हमारे अपने शहर प्रयागराज में जो कुंभ की जिस लार्ज स्केल पे जो काम हुए वो अद्भुत है। वो जिसने भी देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, मतलब 4 दशक की मुझे भी याद है, तो मुझे तो नहीं याद है कि इस तरह से कभी कोई कुंभ मेला प्रयागराज में हुआ। पूरा शहर बदल गया, सड़कें दोगुनी हो गई। तो ये जो डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व है, इसने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ला दिया। ओके सर, before 10 years as VP, or let's go before 15 years as such, or let's say around 2008 or 2009, Mayawati was said to be the future of the nation as such. But in the last election 2022 as such, she got only 2 seats, or her party was shrinked in Uttar Pradesh. How did an outsider like a person like Narendra Modi came into Uttar Pradesh and swept the 2014 elections and 2019 as such? People accepted an outsider. To say openly, Narendra Modi is an outsider in Uttar Pradesh. Yes, okay. Yes. But all the people, most of the prime minister were from Uttar Pradesh only. So the route to Delhi passes through Lucknow as such. So how did people accepted Narendra Modi, and what made Mayawati or Akhilesh Yadav to fall terribly? Because Akhilesh has, at least he is now the principal opposition leader of the Uttar Pradesh in 2022 as such. But in 2017 he was double digits. He won only double digits. It's around 50 or 57, I think. So what made all these parties to fall terribly and BJP to emerge very successfully? Because I think Yogi was the first chief minister to repeat his term twice continuously. And what made this to the BJP to do this, sir? देखिए राघवन, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि मैं इसको बार बार थोड़ा सा जोर देकर कहूंगा, यूपी में कोई सब नेशनलिज्म नहीं है। ओके। यहाँ देयर इज नो आउटसाइडर, देयर इज नो इनसाइडर। ओके। अगर ऐसा होता तो मुलायम सिंह यादव को ईस्टर्न यूपी में उसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता, मायावती को बुंदेलखंड में उसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता। अगर हम स्टेट के लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो चारों इलाके हैं ये अलग एक स्टेट जैसे दिखते हैं, दे आर लाइक सेपरेट स्टेट्स। और उत्तराखंड निकल गया, उसके बावजूद जो उत्तर प्रदेश का सब नेशनलिज्म है वो कभी नहीं रहा। और मैं ये मानता हूं, ये दिस इज गुड फॉर नेशन, कि एक जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का, वहां कोई आउटसाइडर इनसाइडर जैसा मसला नहीं। नरेंद्र मोदी जब यहां आए तो एक कोशिश की गई कि अरे तो गुजराती आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, सब कैप्चर करने के लिए आ गए हैं। लेकिन यहां के लोगों को बहुत साफ दिख रहा था कि एक मॉडल लेकर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब वडोदरा के साथ काशी से लड़े तो कई लोगों ने कहा कि काशी में क्या करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो पिछले कुछ समय में काम किया था, एक तरह से कहें कि 2001 से 2014 तक, 2001 में वो मुख्यमंत्री बनाए गए और 2002 में जो उन्होंने भुज के भूकंप के वक्त काम किया था वो लोगों को याद है। जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए जिस तरह से, निश्चित तौर पे पहले से इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स है, पोर्ट्स हैं, कांग्रेस के समय में भी गुजरात आगे रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको जिस लेवल पर पहुंचाया, जो कई डिग्री आगे चला गया, जिसको हम कहते हैं कि इन नेक्स्ट ऑर्बिट चला गया, वो उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे थे। उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी लंबे समय से माइग्रेटेड थी, वो देश के अलग अलग हिस्सों में थी। उनमें से बहुत से लोग गुजरात में भी थे, महाराष्ट्र में थे, तमिलनाडु में थे, कर्नाटक थे, आंध्र प्रदेश थे। उन सबको दिख रहा था कि हमारा राज्य तो पीछे छूट रहा है। हम कोई यादव, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई दलित, इस राजनीति में फंसे हुए हैं। और वहां देखिए वहां किस तरह से दूसरे राज्य बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ी चीज थी। और नरेंद्र मोदी इस बात को जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मन में क्या है। तो उनको बहुत साफ दिख रहा था कि उत्तर प्रदेश को मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से बहुत नुकसान हुआ। एक बड़ा, जैसे आप उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे तो यहां सहारनपुर से शुरू करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो आप जब तक इटावा नहीं पहुंचते हैं तो एक बड़ा इलाका है जहां 40%, फिर 30%, फिर 20%, ऐसे करते हुए मुस्लिम पॉपुलेशन। फिर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी कम होती है, फिर आजमगढ़ जैसी जगह पहुंचते हैं तो फिर से वो एक तरह से कहें कि मुस्लिम यादव कॉम्बो बहुत डोमिनेट। मैं आपको 2019 लोकसभा चुनाव की बात एक बताता हूं। मैं जब 2022 विधानसभा चुनाव के लिए प्रयागराज की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फूलपुर,
ओके। फूलपुर लोकसभा भी है, फूलपुर विधानसभा भी है। नेहरू की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। और फिर बाद में वहीं से अतीक अहमद भी हुआ था, वहीं से कपिल मुनकरवरिया सांसद हुए थे वहीं से। अब वहीं से केशव प्रसाद मौर्य भी हुए थे, फूलपुर से, जो बीजेपी के डिप्टी सीएम। अब वहां मैं फूलपुर की बाजार में था, मार्केट में, तो मैंने यूं ही पूछा, मौलाना जी बैठे हुए थे, एक यादव थे, वो सब बैठे हुए, तो मैंने कहा कि अब 2022 में आप किसको वोट करिए। 2019 के लोकसभा चुनाव की मैं आपको बड़ी रोचक एक बात बताता हूं। मैं जब 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कवर कर रहा था, तो वहां फूलपुर बाजार है, जो फूलपुर लोकसभा है, जहां से नेहरू जी थे, फिर अतीक अहमद भी हुआ था, कपिल मुनकरवरिया, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बीजेपी, तो वहां फूलपुर बाजार है। अब फूलपुर बाजार पे मैं बात कर रहा था, तो वहां मौलाना जी लोग थे, और वो पॉपुलेशन है वहां, मुस्लिम बहुत हैं, यादव भी हैं। एक चाय की दुकान पर मैं था, और मैंने यूं ही पूछा कि भाई अब योगी जी दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। तो एक मुस्लिम ने कहा, जो बुजुर्ग मौलाना थे, उन्होंने कहा कि अवधि में बोला, मैं थोड़ा सा बोलता हूं उसको, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। उन्होंने कहा कि इनसे पूछा, ये सब तो योगी मोदी के साथ चला गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों से पूछिए, यादव जी लोगों से, ये लोग 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट देके चले आए थे। तो ये जो एक कहा जाता है ना कि सारे यादव अखिलेश यादव के ही साथ हैं, या सारे यादव बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा स्लाइट चेंज है, बहुत ज्यादा नहीं। यादवों का बड़ा वर्ग अभी भी उनके साथ बना हुआ है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने उस कास्ट को एक, जिसको कहते हैं कि प्राइड दिया है, उनको स्ट्रेंथन किया है, उनको ताकत दी है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी एक हिंदू नेता के तौर पर दिखते हैं, और वो हिंदू नेता जिसके राज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि अपना हिस्सा सबको मिल रहा है, उसके लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आपको छीनने की जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है कि जो चेंज आया है, और जिसको नरेंद्र मोदी ने गुजराती होते हुए भी जो नेशनल लीडर बने, और कमाल की बात देखिए, शायद उस तरह से कोई नेता नहीं बोलता था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो पहले 5 करोड़ गुजराती, फिर 6 करोड़ गुजराती, यानी गुजरात के बाहर कुछ नहीं। मुझे लगता है राजनीति में एक केस स्टडी है नरेंद्र मोदी। लेकिन जब नेशनल पॉलिटिक्स उन्होंने की, तो काशी चुना उन्होंने। काशी कल्चरल कैपिटल के तौर पर आप देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी है कि अयोध्या, काशी, प्रयाग, मथुरा, इन सबको कल्चरल सेंटर के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। यानी जो हिंदू आइडेंटिटी है, वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के डिवाइड से थोड़ा अलग हो जाए, यूनाइट हो जाए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। कई बार ऐसी बातें हुई, कहा गया कि नहीं नहीं ये आगे नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उससे नरेंद्र मोदी आगे जा चुके हैं। और अब जो मोदी योगी कॉम्बो है, मैं फिर से कह रहा हूं, और अब जो उनको दिख रहा है कि हमारा स्टेट भी अब दूसरे राज्यों के मुकाबले खड़ा है, अब जो इंडस्ट्री के मामले में खड़ा है, अपॉर्चुनिटी के मामले में खड़ा है, तो उनको लगता है कि नहीं अब ये यही है राइट चॉइस। में भी इस टाइप का आता है ना विज्ञापन, तो ऐसा ही हो गया। Got it. Sir, like you were telling about the things which is happening, but at one point of time, Ram Mandir issue was one such thing. But that was in 2014. The hype was there, and there was a Modi wave in 2014 as such. But in 2019, I heard that many people said that we voted for the development as such. Is that so, sir? People are looking for the development and rather than Mandir and other issues like that. नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर मुद्दा लोगों के इमोशन से, लोगों के रिलीजियस, जिसको हम कहते हैं ना, आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन 1991 और 1992 उसके बाद हमने देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, 2002 में एक बार थोड़े समय के लिए आई थी जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बहुत, जिसको कहे ना कि उस तरफ नहीं पहुंच पा रहा था जहां वो बड़ी पार्टी बन पाते। 30% के बैरियर को क्रॉस करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में 47 सीट्स थी बीजेपी की, ओनली 47। आप मतलब कैन यू इमेजिन कि 47 से सीधे 300 पार। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को जो हिंदू के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट मिल रहा था, वो बस इतना ही था। लोगों का ये मतलब, जो लोग कहते हैं ना कि अरे हिंदू के नाम पे सब कुछ हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। लोगों को दिख रहा है कि हिंदुत्व के साथ डिलीवरी कहां है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं क्राइम फ्री, ये सब पैकेज मिलकर अब आगे आ रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि ठीक है, राम मंदिर के नाम पर वोट मिल रहा था, राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेगा। लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो उसके साथ खड़ी है, लेकिन
हमारे जो डेली के इश्यूज हैं वो कहाँ हैं, डेवलपमेंट कहाँ, अच्छी सड़क कहाँ है, तो अब हमारे पास उत्तर प्रदेश में चारों तरफ आई है। हमारे पास देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। हमारे यहाँ जो रेलवे स्टेशन हैं उनकी सूरत पूरी तरह से बदल गई है। हमारे यहाँ ईस्टर्न यूपी में जो डबल लाइन थी वो थी ही नहीं, उसको पूरा चेंज कर दिया है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने वो डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व जो गुजरात था उसको यहां रिप्लिकेट किया है। और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री ने क्रिमिनल्स को पूरी तरह से आउट ऑफ द सीन कर दिया है। लोगों के लिए ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को ये तो मुश्किल रहती है ना, वो उद्योग धंधे नहीं लगा सकते, काम धंधे नहीं हो सकते, एजुकेशन नहीं हो सकता, हेल्थ नहीं हो सकता। अभी आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य हो गया है जहां हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। यानी मेडिकल कॉलेज मतलब हुआ कि एक हॉस्पिटल भी उसके साथ होगा। ये उत्तर प्रदेश में हुआ। तो उत्तर प्रदेश का ये जो डेवलपमेंट मॉडल है, और इसमें नरेंद्र मोदी की वो योजनाएं साथ में आ जाती हैं कि आपने रसोई गैस दिया 8 करोड़ लोगों को, उसमें उत्तर प्रदेश के लोग शामिल कैसे हो रहे हैं, आपने शौचालय दिया, आपने घर बना कर दिया, आपने जो गांवों तक बिजली पहुंचा दी। तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी लाइफ चेंजिंग जो एक स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने बहुत कमाल का काम किया, और उसमें भी बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी भेदभाव के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, there is investment coming into the UP, and there is a decrease in law and order situation and crime which is ongoing over there. And what made the BJP to do this, and what made the SP or the BSP did not do this or handle this easier? Because I still hear that in 2012 to 17 people call Akhilesh Yadav as Vikas Purush as such. So what made the BJP to bring all this? Is it the central government which is behind them, which made them to push all these things into the state, or the double engine Sarkar worked well, or did the UP or did the SP and the BSP limited themselves to, okay, this is enough for our government, or this is enough for the people? Like, what did the change did BJP do, sir, actually? नहीं, सबसे बड़ी चीज मैं कहूंगा, देखिए मेरा भी मानना है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि वो मुख्यमंत्री जो बने थे वो पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव की देन थी, और उन्होंने कहा भी था एक बार कि देश में कोई नहीं होगा जिसने अपने बेटे को मुख्यमंत्री ऐसे बना दिया हो। ऐसे किसी ने नहीं किया। जब लीडर रिटायर हो जाते हैं तब उनके बेटे आते हैं कुर्सी पर। लेकिन अखिलेश यादव जो उन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा किया था, उन्होंने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं से दूरी बनाई। उन्होंने शिवपाल यादव को भी पार्टी अफेयर्स से थोड़ा किनारे किया। लेकिन जो सबसे बड़ी गड़बड़ थी कि अखिलेश यादव ग्राउंड धीरे धीरे छोड़ते गए। जो मुलायम सिंह यादव की राजनीति थी कि भले ही वो यादवों के नेता थे, लेकिन उनके पास बेनी प्रसाद वर्मा थे, उनके पास जनेश्वर मिश्रा थे, मतलब उनके पास जो जिसको कहते हैं ना कि गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप थी। जब बेनी प्रसाद वर्मा मतलब कुर्मियों के बड़े नेता के तौर पर दिखते थे, और एक तरह से कहें कि अलग अलग जो जातीय समूह थे उनके पास हर तरह के नेता थे, हर जाति के नेता थे। और मुलायम सिंह यादव भले ही कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन जो जातीय तौर पर अलग अलग समूहों के लिए वो काम करते थे, उनका वो पर्सनल कनेक्ट था। अखिलेश यादव चूंकि राजनीति में उस तरह से आए नहीं, पैराशूट एक तरह से कहें कि हुआ, और वो उसको समझ नहीं पाए। दूसरा जो पारिवारिक झगड़ा था शिवपाल यादव और अखिलेश का, जो सत्ता पाने के लिए कि हम इसके असली दावेदार हैं, उसने भी समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान किया। अब इसके आगे ये कि आप एक जगह पर जाकर जब अपने निजी हितों को देखते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि समाजवादी पार्टी, जैसे वो अजीत सिंह कहा करते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। तो समाजवादी पार्टी और गुंडागर्दी ये पर्यायवाची बन गए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हर व्यक्ति गुंडा होता है, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ एक उसके साथ कहते हैं कि जुड़ जाता है। तो समाजवादी पार्टी के समय में माना जाता था कि थाने में कोई पुलिस दरोगा है, तो अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति चला गया तो फिर तो वो कुछ भी करेगा। भाजपा के शासनकाल में ऐसा नहीं, ये कल्याण सिंह के समय में भी था और ये अभी भी है। योगी आदित्यनाथ ने उसको और आगे बढ़ाया। चूंकि योगी आदित्यनाथ को जो जमीन तैयार मिली वो बड़ी कमाल की थी। नरेंद्र मोदी 2014 में जो बीजेपी का वोट था 10% प्लस, क्योंकि 2014 और 2019 उसकी पूरी एनालिसिस मैंने खुद की है, और 19 में तो 80 की 80 लोकसभा मैंने हर लोकसभा का डिटेलिंग की थी। हर लोकसभा सीट पर 10% अतिरिक्त मत नरेंद्र मोदी की वजह से आया। और वो नरेंद्र मोदी की अपनी ब्रांड वैल्यू थी।
वो नरेंद्र मोदी का अपना ऑरा था, वो नरेंद्र मोदी का डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व वाला मॉडल था, वो नरेंद्र मोदी का जो नेक्स्ट जनरेशन से जुड़ने वाला था, यानी जो अगली जनरेशन है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, 2012 में हम लोग, चूंकि मैं भी अर्ली मूवर रहा कई चीजों में, तो 2005 में जब ब्लॉगिंग, हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई तो हम लोग भी उसका पार्ट हो गए, ब्लॉगर। 2012 में मोदी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जिसने ब्लॉगर्स की मीटिंग गांधीनगर में बुलाई थी। यानी उनको समझ में आ गया कि ये फ्यूचर है। जो आज लोग कहते हैं कि ये जो ट्विटर, जो अभी एक्स हो गया, या जो फेसबुक या जो इंस्टा, इसका उपयोग कैसे करें, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी थी, तो 2012 से ही नरेंद्र मोदी उस मोबाइल के जरिए यूथ के जेब में, यूथ के हार्ट में पहुंच गए, एंट्री ले ली वहां, और अपने आप को, अपनी जो ब्रांडिंग थी वो वहां उनके बीच में पहुंचा दी। दूसरा कोई नेता इस तरफ नहीं देख रहा था, वो सब के सब ट्रेडिशनल कैंपेनिंग, ट्रेडिशनल तरीके से सारे काम कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी ने लोगों की एस्पिरेशंस को बताया। और देखिए उस वक्त एक बड़ा वर्ग था, हम इसमें एक चीज और कहेंगे, 1990 के दशक में, जिसको हम नरसिंहा राव की सरकार में जो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जो उदारीकरण कहते हैं, उसने बहुत एस्पिरेशनल इंडिया तैयार किया। उस वक्त का जो यूथ था, बड़ा वर्ग, वो बाहर चला गया। बाहर से वो देख रहा था कि उसका अपना देश आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जातियों में बंटा हुआ है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वहां से निकले हुए लोग थे, वो देश के दूसरे हिस्से में थे। इन सब ने मिलकर कहा कि नहीं नहीं, कुछ तो चेंज होना चाहिए। नरेंद्र मोदी उसको चेंज मेकर के तौर पर दिख रहे थे, लीडर के तौर पर दिख रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति जो डिलीवर कर सकता है उसके तौर पर दिख रहे थे। और नेताओं की साख बहुत खराब हुई, बहुत खराब हुई। पब्लिक ने कांग्रेस के बाद मिलीजुली सरकारों को दिया कि चलो ये मिलके चलाएंगे। उनको आपातकाल दिखा था तो उनको लगा कि डेमोक्रेसी खतरे में ना आ जाए। लेकिन ये जो मिलीजुली सरकारें थी, इन्होंने और गड़बड़ किया। इन्होंने देश की जो पॉलिसी थी, देश के जो प्रोग्राम थे, उसको पीछे धकेल दिया। उसमें नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पर दिखते हैं, और वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को ये दिखाते हैं कि नहीं, आपको भी वो सम्मान मिल सकता है जो दूसरे देश के विकसित राज्यों को मिल सकता है। तो एक तरह से कहें कि भारत का दुनिया के मंच पर डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाना, उत्तर प्रदेश का भारत के मंच पर डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाना, ये दोनों एक साथ हो रहा है, और उसके लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी दिखते हैं। ओके सर, after 2017 election results, so there were many names which is on the list. Rajnath Singh may be the chief minister of Uttar Pradesh, and many senior leaders like Kesav Prasad Maurya and so. But was Yogi in the list, or where did he come from at that time? Because like Yogi was the MP for from right from 98, I think. 98, yes. Then where did the name of Yogi Adityanath come into the race of the Chief Minister of Uttar Pradesh as such? And like nowadays people say that he's the next Prime Minister of Bharat as well. So what made the BJP to choose Yogi at that time, sir? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा कहा, और मुझे लगता है कि ये सबको ध्यान में होगा कि 2017 में योगी जी का नाम तो उस लिस्ट में कहीं था ही नहीं। ओके। मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था, जो भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा था, राजनाथ सिंह, और उसके बाद तो ढेर सारे नाम चल रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी, इनको एक बात बहुत साफ साफ दिख रही थी कि अगर कोई भी ऐसा नेता होगा जिसके साथ कास्ट आइडेंटिटी डोमिनेट करेगी, तो दैट इज गोइंग टू हार्म बीजेपी इन लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स। ये उनको बहुत साफ साफ दिख रहा था। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आइडियोलॉजिकली ये बड़ा अच्छा था कि एक कोई भगवाधारी व्यक्ति, एक कोई मंदिर का मठ महंत, एक व्यक्ति जिसके ऊपर सीधे सीधे जाति नहीं चिपकती है। आप लाख कोशिश करें, लेकिन योगी जी मतलब मठ के मठाधीश हैं, गोरखनाथ मठ के। ये उनको लगा कि एक कास्ट डिवाइड को पाटने के लिए, हिंदू आइडेंटिटी को प्रेजेंट करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और उस वक्त हम जैसे लोगों को भी बहुत से एप्रीहेंशंस थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने बहुत शानदार काम किया। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता था कि एक हिंदू आइडेंटिटी वाला नेता हो जाए, वो काम कर दिया। और उसके बाद योगी जी ने जिस तरह से क्राइम फ्री किया है उत्तर प्रदेश को, उसने उनकी जो इमेज थी उसको और बेहतर कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि भले उस वक्त नाम नहीं था, लेकिन जिस तरह से नाम आया, और उसकी कहानी बड़ी रोचक है कि मनोज सिन्हा तो एकदम तैयारी कर गए थे कि अब तो हमें बस सीधे जाके और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेनी। लखनऊ में कहा जा रहा था कि उनकी टीम भी पहुंच गई,
वो अपने कुल देवी देवता का दर्शन करने भी चले गए, बनारस से उतर के गाजीपुर। लेकिन अंत में ये लगा और ये चर्चा हुई तो लास्ट मिनट एंट्री योगी जी की हुई, केशव प्रसाद मौर्य को समझाया गया और लास्ट मिनट जो एंट्री हुई वो निश्चित तौर पर जब जिसको कहते हैं ना कि हम हिस्ट्री में पीछे देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के उस तरह के निर्णय के तौर पर जाना जाएगा जैसे 2001 में बहुत लोगों के विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक उसी तरह से 2017 में योगी के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने को देखा जाना चाहिए। Okay, sir. Sir, how do you rate the first term of Chief Minister Yogi Adityanath? Like, he was the first Chief Minister to visit all the 75 districts, I hope. And he delivered, like, BJP won the 63 seats and it is not easy to repeat the same performance with less than 40 or 50 seats in this second term as well. And he faced many challenges as such. And how do you rate the first term of Chief Minister of Yogi Adityanath, sir? नहीं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने वो किया जिस पर बहुत लोगों को बहुत सी आशंकाएं थी और मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा कि हम जैसे लोगों को भी आशंकाएं थी। जो उत्तर प्रदेश को जानते हैं एक पत्रकार के तौर पर, एक जो पूरे मूवमेंट, राम मंदिर मूवमेंट, और योगी जी चूंकि एक समय में भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ वो खुद खड़े हो गए थे और आपको ध्यान में होगा अभी जो शिव प्रताप शुक्ला जो हिमाचल के गवर्नर हैं तो उनको हरवा दिया था राधा मोहन दास अग्रवाल से। राधा मोहन दास अग्रवाल से भी उनकी नाराजगी हुई, अभी राधा मोहन दास अग्रवाल को पार्टी ने महामंत्री बना दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से कहें तो पहले करीब साल 2 साल तो मुश्किलें उनके साथ रही क्योंकि उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल नहीं था, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास कोई टीम नहीं थी, उनके पास कोई सलाहकार नहीं थे। लेकिन एक चीज अच्छी थी, योगी जी जो सामने दिखते हैं वही हैं। जनता को ये पसंद आ गया, पब्लिक उनके साथ हुई, तो जो पार्टी पॉलिटिक्स में भी योगी के खिलाफ लोग थे वो धीरे धीरे कट टू साइज होते गए। और जिन लोगों को लगता था कि नहीं हम योगी आदित्यनाथ से बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे कैसे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, मुझे लगता है एक समय के बाद वो सारा जो लीडरशिप का एक कोई कंफ्यूजन था वो सब दूर हो गया। सबसे बड़ी बात क्या थी कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, गुंडा हर जिले में था, माफिया हर जिले में था। योगी आदित्यनाथ जानते थे कि ये हमारे हिंदुत्व वाले के लिए भी बहुत काम करेगा। अब मुख्तार अंसारी अगर टॉप हिस्ट्री शीटर है यूपी का तो योगी जी की पॉलिटिक्स को सूट भी करता है। अतीक अहमद है तो योगी जी की पॉलिटिक्स को सूट भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई सबके खिलाफ हुई, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि एक पॉलिटिकली जो सूट करने वाला था वो भी उनको एक मिला। दूसरा, उनको ये पता था कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं आ रही, उसके लिए उन्होंने ग्राउंड तैयार किया। उन्होंने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं अगर कहूं कि उन्होंने कंट्रोल-C कंट्रोल-V यानी कॉपी पेस्ट कर दिया गुजरात में जो नरेंद्र मोदी करते थे उसको, तो ये कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। बस फर्क इतना था कि नरेंद्र मोदी भगवाधारी नहीं थे, ये भगवाधारी हैं। नरेंद्र मोदी प्योर ऑर्गेनाइजेशनल मैन थे, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री संगठन, फिर उससे गुजरात इस तरह से आए। योगी जी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल मैन नहीं थे, कहा तो ये भी जाता है कि वो भाजपा के कार्यालय भी नहीं गए थे मुख्यमंत्री बनने के पहले। लेकिन वो सब उनके जिसको कहते हैं ना कि जो अपनी कमियां थी उसको उन्होंने दूर किया। और आज बिना किसी संदेह के मोदी जी को, योगी जी को अगर रेट करना हो तो मुझे लगता है कि लगभग सभी मोर्चों पर वो 100% खरे उतरे। Okay, sir. Sir, in 2019, so there was a coalition between the SP and the BSP as well. Why it didn't work out? Arithmetically, maybe it would have worked out. What made the coalition to fail actually? And in future, will there be a Mahagathbandhan in UP because 2024 elections are ahead and UP is one such big state as such? And if the coalition is not happening, will it be again a sweep for the BJP in 2024, sir? What is your take on that? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर सपा और बसपा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठजोड़ होगा तो वो मुश्किल में तो डालता ही है, क्योंकि कितना भी हम कहें लेकिन 20% यादव प्लस जाटव, देन करीब करीब जो जिसको हम कहते हैं ना कि 10% के ऊपर है, कहीं 17 है, कहीं 18 है, कहीं 20 है, कहीं 30 है, तो करीब करीब 30 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम, यादव और जाटव ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के वो विनिंग कॉम्बो के नजदीक पहुंच जाता है। विनिंग कॉम्बो नहीं बनता है लेकिन उसके नजदीक पहुंचता है।
लेकिन यहां एक चीज समझना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की है या डेंट किया है, जो ये 30+30 का था, यानी 30% के आसपास में समाजवादी पार्टी होती थी, 20 to 30% में बहुजन समाज पार्टी होती थी, 40% में सारी लड़ाई दूसरी होती थी। तो ये दोनों का कॉम्बो एकदम विनिंग था। लेकिन चूंकि इनके जो कॉम्बो में से करीब करीब 20% निकल गए, जिसको मैंने बताया ना कि इधर पासवान होंगे, इधर खटीक होंगे, इधर सोनकर होंगे, इधर से निकल गए, इधर से जो कुर्मी है, कुशवाहा है, निषाद है, वो इधर से निकल गए। तो एक तरह से इनके पास सिर्फ 10% वोटों के ही रह गए, और बचा हुआ जो करीब 17-18% जिसको हम मुस्लिम पॉपुलेशन कहते हैं, अगर उसको जोड़ भी दें तो ये जाते हैं करीब करीब 38% वोट के आसपास। जबकि भारतीय जनता पार्टी 50% वोट्स के लिहाज से अपनी स्ट्रेटजी करती है, यानी हिंदू यूनाइट करना है ये तो ठीक बात है, लेकिन 50% वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज चाहिए। यही वजह थी कि जब सपा बसपा दोनों मिल गए तो भी 71 से 62 62 हो गई, लेकिन जो बहुत बड़ा नुकसान होना था वो इसलिए बच गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी जातियों में सेंध लगा दी। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखें तो ग्राउंड पर सबसे ज्यादा जो क्लैश है वो अपर कास्ट और दलित और अपर कास्ट और यादव के बीच में नहीं है, वो यादव और दलित के बीच में है। यानी ओबीसी में भी यादव और दलित के बीच में है, ओबीसी में यादव और कुर्मी के बीच में है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से भी ये बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी के वोट और बहुजन समाज पार्टी के वोट एक साथ जाकर भाजपा को हराने के लिए नहीं हो पाए। ये 2 बड़ी वजहें थी। और उसके बाद जिसको हम कहते हैं ना कि सबके ऊपर एक जो कांस्टेंट के होता है ना, के फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर, वो नरेंद्र मोदी थे, तो उसकी वजह से भी ये चीज। सर, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड अप, सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सर, what will be the BJP's performance in 2024 as such? Because you have been watching all these elections, and you know A to Z about the Uttar Pradesh politics as well. So will it be again a Modi wave in 2024 or Modi Yogi combined wave in 2024? And will Yogi be the face of the Bharat in future, and how future course of the BJP will be there in Uttar Pradesh? Because right now Swatantra Dev Singh was the former BJP president, and now Bhupendra Chaudhary has been the BJP president. How do you see the working of the BJP there in UP, and how strong is the BJP in Uttar Pradesh right now, sir? First of all, there is a clear visible wave in favor of Narendra Modi. 2024 also. And Modi Yogi combo is a winning combo. There is no doubt about it. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहें कि अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी की है। कास्ट इक्वेशन में उसने, जिसको कहते हैं ना कि सबको उसकी हिस्सेदारी दी। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अपर कास्ट पार्टी नहीं रह गई है, अपर कास्ट भी है उसमें। एक तरह से कहें कि सही माने में अभी आज की तारीख में वो हिंदू पार्टी हुई। अगर हम 2014 से पहले तक कहें तो वो अपने आप को क्लेम भले हिंदू पार्टी करती थी, लेकिन वो हिंदू पार्टी थी नहीं। एट दैट टाइम भारतीय जनता पार्टी वॉज अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी। टुडे दे आर द रियल हिंदू पार्टी, जो जिसको हम कहते हैं ना कि हिंदू पार्टी के तौर पर देखें तो वो दिखते हैं। अब आप कह रहे हैं कि 24 में क्या होगा? मुझे ये लगता है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2014 वाले अपने जो रिजल्ट थे लगभग वो दोहराने जा रही है, उससे बेहतर हो सकती। अगर मायावती फिर से समाजवादी पार्टी वाले जो इंडिया अलायंस है उसके साथ जाती हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी। टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन में उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी मतलब मुझे भी जो जानकारी है कि 30-40% टिकट्स जो है वो रिप्लेस होंगे, वो कट होंगे। ओवरऑल अगर कहें तो बीजेपी बहुत अच्छी पोजीशन में है, उसको एज है, उसको बनाए रखने के लिए ये जो जिसको कहते हैं ग्राउंड पे जो चीजें हैं वो दुरुस्त करनी होगी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करना होगा। Okay, sir. Thank you so much for your wonderful time, sir. I hope in future also we'll do more podcasts like this and know more about Uttar Pradesh and tell us to the people of the nation as such. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। और राघवन जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको अगर ठीक लगेगा तो ये जो मेरी बातचीत हिंदी में हुई है इसको आप तमिल ट्रांसक्रिप्ट के साथ चलाइए। Sure, we'll try that. Because मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अगर थोड़ी तमिल आए ना तो मुझे मजा आ जाए। मैं ये कहूंगा कि इस देश के हर व्यक्ति को कम से कम 2 भारतीय भाषाएं जरूर सीखनी चाहिए।
हिंदी वालों को कोई भी एक भारतीय भाषा, जरूरी नहीं कि तमिल सीखें, तेलुगु सीखें, कन्नड़ सीखें, मलयालम सीखें, लेकिन 2 भारतीय भाषाएं सीखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों को इधर की तो सारी भाषाएं समझ में आ जाती, दक्षिण वाली नहीं समझ में आती। उसका लाभ जो है कुछ राजनेता उठाते हैं, वो डिवाइड करते हैं। भाषा के आधार पर भारत नहीं बंटना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली प्लान फॉर दैट, थैंक यू। बहुत धन्यवाद जी।